सेरिका के अभय अग्रवाल जुड़ रहे हैं मार्केट बिग वॉइस में। अभय जी, इसी के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज थैंकफुली थोड़ी सी रिस्पाइट है कल की एक्सेसिव बिकवाली से, लेकिन ये जो डिटेल्स आपके सामने पेश किए यतिन ने, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के फाइन प्रिंट, दूसरा इनका Q2 का अपडेट जहां पर डिपॉजिट बेस में भी कुछ पिकअप देखने को मिला है, ज्यादा नहीं 7% ही सही। क्या सलाह होगी, क्या आप कैसे पढ़ रहे हैं इन सारे डेटा पॉइंट्स को? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग। और डेफिनेटली रिस्पाइट है, हरा हरा दिख रहा है तो अच्छा। थोड़ी रिकवरी है, पर हर्षदा ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये मार्केट, जैसे मैं महीने डेढ़ महीने से आपके शो पे भी कह रहा हूँ, ये मार्केट अब बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है और ये बड़ी तेजी से एक सेल ऑन रैलीज मार्केट बन रहा है। और एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, पर एक मेरा रीजन ये कहने का ये है हर्षदा कि जो शॉर्ट टर्म में जो वैल्यूएशंस हमारी बढ़ी है, मार्केट में तेजी आई थी, उसको सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने रिसर्च किया है, सेक्टोरल रिसर्च किया है, प्लस जो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्लस मार्केट ओवरले है, लिक्विडिटी फ्लो ओवरले है, उसको देख के ये लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को अपनी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो अंडर कंट्रोल रखनी चाहिए और ओवर एलोकेशन अभी नहीं करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक की स्पेसिफिकली मैं आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले जब भी आपके शो पे आया था, तो मैंने कहा था कि हम बहुत अंडरवेट है पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस पे। इनफैक्ट इस पहली बार है हमारे पोर्टफोलियो में एक भी लेंडर नहीं है, ना कोई बैंक है ना कोई एनबीएफसी है। और उसका रीजन ये है हर्षदा, कि पूरे सेक्टर वाइड एक साइक्लिकल डाउनटर्न से निकल रहा है। ये लॉन्ग टर्म डाउनटर्न नहीं है, स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये एक साइक्लिकल इशू है कि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है। और उसकी वजह से जो मार्जिन बनता था इन बैंक्स का, और ग्रोथ और मार्जिन दोनों साथ में बनते थे, अब वो एटलीस्ट 12 महीने के लिए नहीं लगता कि बनेंगे। क्योंकि जो गाइडेंस भी है, अब आप देखें, सिंगल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस है लिटरली। और उस इन्वायरमेंट में 2 टाइम 2.5 टाइम बुक वैल्यू मल्टीपल सपोर्ट करना लार्ज प्राइवेट बैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। और ये प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट है जो उसमें चैलेंजेस हैं। अभी काफी बैंक्स और एनबीएफसी जिनसे हम बात करते हैं, देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रिकवरी में है, नए लोन देने में नहीं है। तो क्रेडिट ऑफटेक भी कम हुआ है। तो अगर मैं ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज देखूं हर्षदा, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ मैं कहूँगा पूरा जो सेक्टर है उसको करीब 3 से 6 महीने लगेंगे अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते करते। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पिवट पर आ चुका है। मीरू, आपको याद होगा अगस्त का महीना जब वो एक सिंगल ट्रांच में नहीं 2 ट्रांचेस में बात की थी एमएससीआई ने कि देखिए हम आधे आधा खरीदेंगे, इस समय पहले थोड़ा पैसा आएगा और बाकी आधा डिपेंडिंग ऑन वेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टैंड्स हम लेकर आएंगे। स्टॉक 1600 के आसपास गया था। अब ये जो डेवलपमेंट आ रहा है, क्या 1600 ही बॉटम है? क्योंकि वहां से हम नियरली 1700 के ऊपर निकले और फिर रीसेंट पास में पिछले हफ्ते कुछ बिकवाली आई है तो ये फिर से 1700 के नीचे आया। हर्षदा, मेरे ख्याल से अभी अगर आप मुझसे पूछे ना बॉटम एचडीएफसी बैंक का, मेरे ख्याल से ये परसिस्ट करेगा 1610 620 के आसपास। क्योंकि जब भी एचडीएफसी बैंक एक बुरे फेज से या फिर एक सेलिंग फेज से गुजरता है, ये अपने 200 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अमूमन टच करता है। बट मैं कहूँ हर्षदा आपसे एक और बात कि एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया 1580 1610 के बीच में। तो अगर आप उससे पूछें कि रीजनेबल बॉटम जहाँ पे एक इन्वेस्टर को थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी बैंक को गिरफ्त करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो बात अभय जी कह रहे हैं, जो कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई है कि वी आर गोइंग थ्रू ए टफ फेज। एचडीएफसी बैंक का अगर आपको वाकई इसको ग्रैब करना है ना, बेटर जोन है 1610 1620 630, जहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। एक और चीज़, वीकली चार्ट्स पर भी हर्षता अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो बेटर जोन है 1580 से लेकर 1620, नॉट एग्जैक्टली दिस प्राइस 1670 नहीं। चले, तो ये इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी मुझे लगा इस साथ में रख देना चाहिए। अभय जी, मैं आपकी राय अब लार्जली मार्केट पर लेना चाहूंगी Q2 अपडेट के लिहाज से। अब देखिए, हमने एचडीएफसी बैंक का Q2 अपडेट देख लिया।
बजाज फाइनेंस भी थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में है, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्रेडिट कॉस्ट ही रहेगा। आपका सेंस क्या कह रहा है कि क्या कुछ क्रेडिट कॉस्ट में ईजिंग देखने को मिली है या नहीं मिली है? क्या वो एक पेन पॉइंट साबित हो सकता है एनबीएफसीज के लिए, बैंक्स के लिए सेकंड क्वार्टर में? जी हर्षदा, हमारा जो भी आउटलुक है इस सेक्टर पे वो पूरा रिसर्च बेस्ड है। तो हम एंगेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, लोकल एजेंट से, और जो भी इन बैंक्स के साथ बिजनेस करता है या एनबीएफसीज के साथ बिजनेस करता है, इंक्लूडिंग क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोज हैं जैसे सिविल है, एक्सपीरियन है, इन सब से। तो जो डेटा अभी आ रहा है वो दिखा रहा है कि अभी भी सिचुएशन डिटीरियरेट हो रही है। एक बहुत बड़ा सब 5 लाख रुपीस के जो लोन लेने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड लोन लेने वाले, जो अनसिक्योर्ड लोन है, प्लस पर्सनल लोन, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो पर्सनल लोन वाले रिटेल बोरोवर्स हैं, उनकी क्रेडिट क्वालिटी में काफ़ी डिटेरिएशन है। और इसकी वजह से इन एनबीएफसीज का जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट को, स्मॉल टिकट साइज के, वो उनका फोकस अभी रिकवरी पे है, क्योंकि अगर वो रिकवरीज नहीं हुई, वो डिले हुई, तो उसका इम्पैक्ट एनपीएस पे दिखने लगेगा, जिसको मार्केट बहुत नेगेटिवली लेगा। तो जो मैं देख पा रहा हूँ हर्षदा, सारी लार्ज एनबीएफसीज, लार्ज प्राइवेट बैंक्स भी जो हैं, उनका ध्यान इस समय लोन बुक बढ़ाने में नहीं है, बल्कि रिकवरी में है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में भी आपको एक बहुत रिमार्केबल स्लो डाउन दिखेगा लोन बुक एक्सपेंशन में, जिसका मार्केट यूज्ड टू है कि 20-20% लोन बुक बढ़ती है, वो सिंगल डिजिट में बढ़ेगी शायद। और दूसरी तरफ एक क्रेडिट कॉस्ट जो है, एनपीएस है, जो डे पर डे, डेज पर बियॉन्ड ड्यू जिसको हम कहते हैं डीपीडी, वो रेशियो भी डिटीरियरेट होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में मुझे लगता है कि इन बैंक्स को और एनबीएफसीज को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अगले 3-6 महीने अपना बिजनेस वापस ग्रोथ फेज में लाने के लिए। ओके अच्छा, बैंक्स पे काफ़ी हद तक बात हो गई। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभय जी, इस बार हिस्टोरिकल प्राइस मैच कर रहे हैं और उन हिस्टोरिकल लेवल्स को रीगेन करने की तैयारी कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस पहले ये थिन वॉल्यूम्स पे ऊपर आ रहे थे, लेकिन अब सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर लाल पैथलैब कहाँ पे CY22 की ट्रेजेक्टरीज को रीगेन करता हुआ, हिस्टोरिकल प्राइस को और उस प्राइस को जो कि इनके करियर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज था, उनको रीगेन करना, ये डायग्नोस्टिक स्पेस में, हॉस्पिटल स्पेस में रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? आपकी रीडिंग अगर पिछले 2-3 महीने, 4 महीने में इस स्पेस की रही हो तो वो क्या कहती है? आई थिंक वीरेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और दूसरा, जो आपने कही बात एकदम सही बात कही कि ये देखिए, ये एक सेक्टर है जो ओवर वैल्यूड था एक समय। जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थी और चैलेंजेस थे, वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो एक साइडवेज करेक्शन हुआ है इन स्टॉक्स में, और डाउनवर्ड भी था, और अब वो ये वापस लेवल पे आए हैं जहाँ पे अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो वैल्यूएशन मल्टीपल इनका गिरा है। मुझे लगता है डायग्नोस्टिक बिजनेस इंडिया में एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड प्ले आउट होगा ओवर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, क्योंकि हेल्थ केयर का एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। और अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे एक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो डॉक्टर्स का भी ओरिएंटेशन इस समय ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। और इन कंपनीज का एक चैलेंज था वीरेंद्र, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ लिमिटेड था, कि ये टियर 2, टियर 3 सिटीज में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज में नहीं चलती थी। बहुत बड़ा गैप था प्राइसिंग में लार्ज और स्मॉल सिटीज में। पर जैसे जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हुआ है टियर 2, टियर 3 सिटीज में, इनको बिजनेस करना आसान हो रहा है। और ये मार्केट ऐसा है कि जो काफी ट्रस्ट और फेथ पे चलता है। तो मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जिसका बॉटम बन गया है, और डेफिनेटली अब इन्वेस्टर्स इसमें से जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। जी हाँ, और आप देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब 3501 पे, मैं कल इनफैक्ट इनके चार्ट्स को रीड कर रहा था। मैं 3 दिन से अपनी टीम्स में शामिल भी कर रहा था। देखिए कोई ट्रेड नहीं था, बट बहुत ही सीरियस बैंक थे। और जैसे कहते हैं ना, वो चार्ट्स को देख के, वॉल्यूम्स को देख के आपको लग रहा है कि शायद इस स्पेस को नॉट एग्जैक्टली रिटेल्स, मतलब जो जिसे कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो इसको चेस कर रही है।
डायग्नोस्टिक स्पेस पे यहाँ पे अभय जी का व्यू हो गया। एक स्पेस को और थोड़ा सा यहाँ पे छूते हैं जहाँ पे कन्विक्शन बाजार का इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, वो है केमिकल बास्केट। धीरे धीरे केमिकल बास्केट में आज टाटा केमिकल में बैकफुट पे थोड़ा सा है रुझान, लेकिन क्योंकि अभय जी कुछ एक दो स्टॉक्स के नाम ले भी लेते हैं, कभी कभी कंफर्टेबल होते हैं लेने में। अभय जी बताइए, केमिकल बास्केट में आपने क्या जोड़ा पिछले 3 महीने में? जी वीरेंद्र, ये केमिकल बास्केट हम पिछले साल भर से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन था कि जो चाइना की जो डंपिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी प्राइस प्रेशर है इन स्टॉक्स पे, कमोडिटी प्राइस जो उस जिसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, वो ईज ऑफ होगा। और अब वीरेंद्र एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया है, एक लोकल इकोनॉमी के ग्रोथ की एक एक्सपेक्टेशन बन गई है, जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड आप देखें, मेटल प्राइसेस, केमिकल प्राइसेस, एग्रोकेमिकल प्राइसेस सब स्पाइक हो रही है। और मुझे लगता है कि जो बीटन डाउन केमिकल स्टॉक्स हैं और स्पेशली बीटन डाउन एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छी रिकवरी होने की संभावना है, क्योंकि मार्केट एक डिसअपॉइंटेड है इन सारे स्टॉक से। तो एक बॉटम अच्छा बना है वहाँ पे। जैसे मैंने कहा था, हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे यूपीएल, धानुका और शारदा क्रॉपकेम, जो एग्री केमिकल स्पेस में है। करीब साल भर से हमने मॉडल पोर्टफोलियो में उनको ऐड किया था, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी किया है। और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे ये अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, प्राइसेस जो है एंड प्रोडक्ट्स के इम्प्रूव होंगे, ये कंपनीज और परफॉर्म करेंगी। तो ये तो एग्रोकेम स्पेस है, पर अदर देन दैट जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छी रिकवरी होने की संभावना है, बिकॉज़ चाइना अगर इंटरनल कंजम्पशन करने लगेगा केमिकल्स की, तो उसको डंपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस पर जो स्पेशलिटी केमिकल है, उसमें मुझे लगता है वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े एलिवेटेड है। हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें। होपफुली जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके शो में आऊँगा, तो शायद आपको कुछ नाम बता पाऊँ जो हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वो डिस्कशन, भी लुक आउट फॉर इट। अभय जी, आईटी कंसर्निंग का अगले हफ्ते नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और एक्सेंचर ने अपना अपडेट दे दिया है, तो थोड़ी सी पिक्चर है कि कैसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्या पैसे लगाना शुरू करें अहेड ऑफ नंबर्स, या फिर पहले Q2 के नंबर्स देख लें और Q3 की कमेंट्री कितनी बेहतर हो रही है वो भी सुन ले? हालांकि Q3 तो वैसे भी एक डल क्वार्टर रहता है। जी, आई थिंक हर्षदा, मैं आपने जो सेकंड बात कही उसके साथ रहूंगा कि ये एक ऐसा स्पेस है जो 2-3% की ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है ये कंपनीज। और मैं सुनना चाहूंगा एटलीस्ट एक बार किसी लार्ज कंपनी की कॉन्फिडेंट गाइडेंस की, अब वो 8-10% के ग्रोथ के ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएंगे। अगर वहां पे गए तो मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा इन्हें पोर्टफोलियो में। पर ये सुनना जरूरी है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इनके बिजनेस पे, बिकॉज यूएस में कॉस्ट प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रेट कट के बावजूद कोई ऐसा पिकअप नहीं है। जो बिजनेस मिल भी रहा है वो लोअर मार्जिन पे मिल रहा है। तो कैसे ये कंपनीज ग्रो करेंगी मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ मार्जिन, ये मैं कमेंट्री सुनना चाहूंगा। आई थिंक इन्वेस्टर्स को समय मिलेगा इन स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। इसमें कोई जल्दबाजी करना या बॉटम फिशिंग करने की मुझे नहीं लगता अभी कोई जरूरत है। अभय जी, इस समय जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है कच्चा तेल, स्पेशली जो ईरान इजराइल के बीच स्थिति और भी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। और कल जो बाइडेन का जो बयान आया, उसके बाद हमने देखा है $78 के आसपास कच्चा तेल आ गया है। अब डर यही है, और कुछ रिपोर्ट्स कह रही कि अगर सिलसिला ऐसा ही चला तो $100 तक जा सकता है। ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमिक्स के लिए कितना विपरीत असर लेकर आएगा? और फिर स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक्स थे, चाहे वो पेंट कंपनी, आपकी एविएशन स्टॉक्स, हो गई क्या इनकी रैली? टॉप हो गया क्या? जी, आई थिंक हमारा ये व्यू है कि जो कच्चा तेल है, ब्रेंट, WTI, दोनों जा सकते हैं $100 की तरफ। तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो $90 to $100 पे अभी हमने उसको कैलिब्रेट किए हैं। और उस रिकैलिब्रेशन से क्लियरली ये दिख रहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का ऑलरेडी बढ़ा है, वो और बढ़ेगा। क्योंकि आप सोना का इंपोर्ट कम कर सकते हैं, पर क्रूड अभी भी हम एनर्जी डेफिशिएंट हैं, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा मैक्रो पे, वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और ये काफ़ी समय से हमने इस लेवल की प्राइसिंग देखी नहीं है। तो फ्रैंकली हमने इंडिया में भरपूर फ़ायदा उठाया है पिछले 4 साल में पोस्ट कोविड।
चाइना के स्लम की वजह से हमने देखा कि सारे कमोडिटी के प्राइसेस कम थे, तो ऑटो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री सबको बहुत फायदा हुआ उसका। पर अगर ये साइकिल टर्न होती है और लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए तो होगी, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कंपनीज ऐसे जो सेक्टर्स आपने बताए हर्षदा, उन पे डेफिनेटली आएगा और ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा जहाँ पे कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑलरेडी एलिवेटेड हैं, जो हम बात करते रहते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव मार्केट में अगर बैड न्यूज़ आती है तो करेक्शन भी शॉर्ट टर्म में सीवियर होगा। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को मौका भी मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है हर्षदा कि एक जल्दबाजी ना करें, ये बाय ऑन डिप्स मार्केट में फिर कहूँगा बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा कैश रख के बैठे पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली ये जैसे बैड न्यूज़ आएगी अगले 2-3 महीने में तो एक मौका मिलेगा इन्वेस्टर्स को ये अच्छे स्टॉक्स ऐड करने का। अभय जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे पॉसिबली, और वो ये है कि ये जो वीकली एक्सपायरीज को रिड्यूस किया है सेबी ने और एक्सचेंजेस ने अब उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए भी हैं, ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस था जिसमें ब्रोकरेज कंपनियां थी और डिस्काउंट ब्रोकरेजेस थे और एक्सचेंजेस थे, उसमें डिपॉजिटरीज थे, आपका इन पे टेक क्या है इस वक्त, और कोई आप लोगों ने अपनी होल्डिंग्स के साथ छेड़छाड़ की है इसमें या फिर नया एडिशन किया है? देखिए हमारे में से होल्डिंग है जिनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो इसमें ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर सीडीएसएल और कैम्स मुझे लगता है हमारे पास 5 या 6 साल से हैं पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो में। और हमने देखा है कि एक सेक्युलर रन देखा है उनमें अर्निंग्स ग्रोथ का और वैल्यूएशन मल्टीपल एक्सपेंशन का। मुझे लगता है कि जैसे ये मार्केट जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया का 4-4.5 ट्रिलियन का, वो जैसे जैसे बढ़ेगा 6, 7, 8, 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जाएगा, तो ये कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है रहेंगी और पूरा इनको फायदा मिलेगा उस ग्रोथ का। और उसमें एक्सचेंजेस भी आते हैं, बीएसई, एमसीएक्स, एनएसई अभी लिस्टेड नहीं है, उनको भी फायदा मिलेगा। जो तीसरा सेगमेंट जो आपने कहा ब्रोकरेजेस, वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सेगमेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट्स के आने की, क्योंकि बहुत इजीली लोग ट्रेड कर पा रहे हैं। थोड़ी लगाम लगी है ओवर ट्रेडिंग पे, पर मुझे नहीं लगता कि उनके जो मॉडल्स हैं वो डिसरप्ट होंगे। ये ब्रोकरेज कंपनीज हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है, जैसे एंजल वन एक लिस्टेड कंपनी है। तो मुझे लगता है थोड़ा एक स्लो डाउन होगा अर्निंग्स में क्योंकि उनको नए मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कर सकते हैं। पर ब्रोकरेजेस पे अभी हम न्यूट्रल है, तो अभी हमारे पास कोई ब्रोकरेज स्टॉक नहीं है पोर्टफोलियो में। आई थिंक हम वेट करेंगे 3 से 6 महीने की कैसे वो अपना रीओरिएंट करते हैं बिजनेस और उसका क्या इम्पैक्ट दिखता है अर्निंग्स में। शुक्रिया अभय जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। अगली बारी जब अभय अग्रवाल से बात होगी, आई एम श्योर कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक्स पर बात होगी, स्पेशली केमिकल साइड पर, क्योंकि वहां पर वो डिटेल स्टडी कर रहे हैं।